हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करेंगे मस्त मजे में। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आपने फिजिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर की क्लासें नियमित देखी है, और आज हम उसी फिजिक्स के अंदर तीसरा टॉपिक यानी चैप्टर विद्युत धारा स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो आप जानते हो कि आवेश प्रवाह की दर को क्या विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। उसी में हम आगे चर्चा करेंगे कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित होते हैं, तब धारा क्या होगी? धारा बराबर आई इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित होते हैं, तो धारा धारा यही होगी, डी क्यू अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? उसको आगे लिमिट में क्रॉस करवाने पर क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी, ये विद्युत धारा होगी। फिर यदि आवेश दर यानी प्रवाह की दर एक समान हो, तो आई इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर एक समान हो तो इसे क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन टी। फिर उसके आगे देखेंगे, ये एक अदिश राशि है। अब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हुए भी अदिश राशि है। क्यों? इसमें परिमाण परिमाण एवं दिशा दोनों होते हुए भी अदिश राशि क्या है? अदिश राशि। और अदिश राशि क्यों है, इसका भी कारण, ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। क्योंकि क्योंकि ये सदिश नियम सदिश नियमों का पालन नहीं करती। सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि। फिर उसकी विमा लिखेंगे तो एवन लिखेंगे। इसकी विमा क्या होगी? एवन। इसका मात्रक क्या होगा? अभी बताया था, मात्रक होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। फिर उसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक ई एम यू होगा। ई एम और यू, या जिसे बायोट या एक एम्पियर भी कहते हैं। एक एम्पियर बराबर एक एम्पियर बराबर 1/10 बायोट, या बायोट कह सकते हैं, या 1 एम्पियर बायोट कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक एम्पियर धारा से तात्पर्य है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या प्रतिच्छेद से प्रति सेकंड में एक कूलम आवेश या गुजर रहे हो, तो उसे एक एम्पियर धारा कहते हैं। एक एम्पियर कब कहते हैं? धारा का मात्रक क्या होता है एक एम्पियर में? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर एक कूलम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक एम्पियर धारा कहेंगे। एक एम्पियर। और एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों प्रवाह की संख्या, यानी एक सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अब परंपरा के अनुसार किसी चालक में धन आवेश के प्रवाह की दिशा धारा की दिशा मानी जाती है। अतः धारा प्रवाह की दिशा ऋण आवेशी के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। धारा प्रवाह की दिशा ऋण आवेश के विपरीत होती है। समझ में आ रहा है? यानी जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा उसके विपरीत दिशा में होगी। अगर मान लो ये कोई पात्र है, और इसमें क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो विद्युत धारा की दिशा, या ऋणावेश मान लो ये ऋणावेश है। समझ में आ रहा है? ऋणावेश के विपरीत होगी। ऋणावेश के क्या होगी? विपरीत। धनावेश के समान और ऋण आवेश के विपरीत होगी। धनावेश में क्या होगी? समान, और ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा होगी। फिर उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी? किसी दिए गए चालक के लिए धारा का मान उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से नहीं बदलता है। आवेश के स्थानांतरित के कारण। अब इसके बाद आती है दिष्ट धारा
या प्रत्यावर्ती धारा। धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार? दो प्रकार की। एक तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, और एक इसे तो ऐसी बोला जाता है, क्या ऐसी? एक दिष्ट धारा, दिष्ट दिष्ट धारा ऐसी या डीसी बोला जाता है। अब आपने क्या, प्रत्यावर्ती धारा में आपको क्या क्या मिलेगा? प्रत्यावर्ती धारा के अंदर तो प्रत्येक सेकंड परिणाम में बदलता रहता है, दिशा में परिणाम बदलता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा में परिणाम में दिशा नियत रहता है, यानी फिक्स रहती है। यही होगी। देखते हैं आगे, एसी एवं डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा किस प्रकार है, तो देखना। अभी बताया था प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक क्षण धारा का परिणाम यानी धारा की दिशा और परिणाम दोनों बदलते रहते हैं, जबकि दिष्ट धारा डीसी में ऐसा नहीं है। एक निश्चित परिणाम की विद्युत धारा प्रवाहित होती है प्रत्येक क्षण। आगे देखना है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, अंतर पूछा जा सकता है, समझना किस प्रकार है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में कुछ इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती, समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और दिष्ट धारा में क्या होगा? दिष्ट धारा में इस प्रकार। दूसरा, इसमें क्या लिखेंगे? प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण परिमाण, परिमाण व दिशा बदलती रहती है, बदलती रहती है, जबकि इसमें दिष्ट धारा में परिमाण, परिमाण व दिशा नियत रहते हैं। क्या रहते हैं? नियत। फिर इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये, इसका प्रतीक चिन्ह ये, और दिष्ट धारा का ये। घरों में आने वाली कौन सी धारा होगी? दिष्ट धारा होगी। फिर उसके आगे हम बात कर लेते हैं किस पर, इसके आगे बात करेंगे हम कि मानव शरीर में न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं में माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा बहती है। आकाशीय बिजली के कारण 1000 एम्पियर से ज्यादा कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। घरेलू परिपथों में कुछ एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत अपघट्यों में आयनों के कारण, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण तथा चालकों में इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाह होता रहता है। दिशा, धनात्मक आवेश के समान या धनात्मक आवेश की दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होगी, ऋणात्मक आवेश के विपरीत होगी। फिर आवेश व धारा का योग बीजगणितीय योग होता है, यानी आवेश व धारा का योग बीजगणितीय योग होता है। अगर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक चालक में प्रवाहित धारा Q इज इक्वल टू क्या होगी? Q इज इक्वल टू 3t² माइनस 4t है, तो आपको 4 सेकंड के लिए t बराबर 4 सेकंड के लिए धारा निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे dq अपॉन dt। तो d 3t² माइनस 4t अपॉन dt। फिर इसका क्या होगा? 3 दूना 6t माइनस 4, t बराबर कितने? 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड के लिए क्या आएगा? 6 चौक 24 माइनस 4, यानी धारा कितनी आई? 20 एम्पियर। फिर उसके आगे हम देखेंगे चालक, जब चालक पर वोल्टता आरोपित की गई हो, नहीं की गई हो, और जब चालक के सिरों पर वोल्टता आरोपित की गई हो, विभवांतर विभव 0 होगा, विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा अगर धारा नहीं होगी तो, और विद्युत धारा भी 0 होगी आरोपित, जब चालक पर वोल्टता आरोपित नहीं होता। जब चालक के सिरों पर वोल्टता आरोपित नहीं होता, तब इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जब किसी चालक के सिरों पर वोल्टता आरोपित नहीं होती है, तब चालक के सिरे
यानी चालक अंदर व बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हुए जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धनायन से टक्कर होती है तो इनकी दिशा परिवर्तित होती है। इसके परिणाम स्वरूप जितने इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसके कारण विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। जब चालक के सिरों पर वोल्टता होती है तब क्या होता है? जब वोल्टता आरोपित की जाती है तब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। यादृच्छिक गति के साथ साथ एक विशेष दिशा में अपवहित होता है। अपवन वेग Vd चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से अपवहित होता है अपवन वेग कहलाता है। यह आरोपित ई व चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो घर्मागे टक्करों के कारण टक्कर के मध्य का वेग लगभग 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। अपवन वेग की कोटि मीटर यानी माइक्रोमीटर बटा सेकंड होती है, mm या मीटर प्रति सेकंड होती है, 10 की घात -3। अब है विश्रांति काल। अब आगे वाला टॉपिक कौन सा आ रहा है? विश्रांति काल तो उसके बारे में देखेंगे। विश्रांति काल तो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आपको आनी चाहिए दोनों, अच्छा टॉपिक है। अब है विश्रांति काल। क्या है? विश्रांति काल। तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। यादृच्छिक गति में जब दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय का औसत मान विश्रांति काल कहलाता है। यादृच्छिक गति होती है तो उनके मध्य जो समय लगता है उसका औसत मान विश्रांति काल कहलाता है। अब किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच जो लगातार टक्करों के बीच समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य क्रमागत टक्करों के कारण जो समय लगता है टक्करों के बीच में समय अंतराल को क्या कहते हैं? विश्रांति काल तो कहा जाता है। तो आगे देखना, गति का पहला नियम v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। प्रारंभिक वेग जीरो, प्रारंभिक वेग है जीरो। ए बराबर हमने क्या लिया था? क्यू ई अपॉन एम। क्या लिया था? क्यू ई अपॉन एम। फिर टी की जगह क्या लेना है? समय को टी बराबर टो लेना है, तो रख देना इसका मान v की, यानी v की जगह v, u की जगह जीरो, ए की जगह क्यू ई अपॉन एम इंटू तो फिर क्या आएगा? v बराबर होगा किसके? vd के अपॉन वेग के। अपॉन वेग के बराबर होगा तो vd इजिकल टू, या vd इजिकल टू ई, क्यू की जगह क्या लिख सकते हो? ई इलेक्ट्रॉन का वेग, या ई अपॉन एम इंटू तो क्या है? विश्रांति काल या लगा समय, तो कुछ इस प्रकार आएगा। फिर है गतिशीलता। एक टॉपिक आता है क्या? गतिशीलता। इकाई विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता। इसके बाद आता है गतिशीलता। तो देखना फिर, गतिशीलता म्यू बराबर चालक में एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इलेक्ट्रॉनों का अपूर्ण वेग ही उसकी गतिशीलता। इलेक्ट्रॉनों का अपूर्ण वेग ही उसकी गतिशीलता कहलाता है। म्यू इक्वल टू अपूर्ण वेग क्या होता है? वीडी अपॉन ई। एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए उनका अपूर्ण वेग क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। फिर हमने क्या देखना है? वीडी का मान रख देना है। म्यू इजिकल टू वीडी का मान होता है ई अपॉन एम इंटू टो बटा ई, यही होगा। या ई की जगह क्यू ई भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो? क्यू ई से ई कट जाएगा, ई टो अपॉन एम, या क्यू टो अपॉन एम। ई की जगह क्या लिख सकते हो? क्यू भी रख सकते हो। ये किसके बराबर होगा? म्यू के। और म्यू किसके बराबर होगा? वी टी अपॉन ई के। तो आपको ये भी आना चाहिए। फिर आता है क्या? ओम का नियम। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आएगा? ओम का नियम। आपने पहले भी 10वीं में भी पढ़ा होगा ओम का नियम, तो अभी और देखेंगे ओम का नियम। जहाँ पर विद्युत धारा आएगी वहां पर ओम का नियम भी सार्वभौमिक सत्य बात है।
तो देखना फिर किस प्रकार होगा। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, यांत्रिक विकृति आदि नियत रहे तब चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होते हैं। चालक में बहने वाली धारा, चालक चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर, विभवांतर के समानुपाती होती है। ये क्या कहते हैं? ओम का नियम कहता है। वी समानुपाती होगा किसके? आई के। यही होगा, वी समानुपाती होगा किसके? आई के। और समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो वी बराबर आई इंटू आर, और इससे आगे करने पर ये समानुपाती नियतांक या प्रतिरोध भी कह सकते हैं, आर बराबर वी अपॉन आई। आर बराबर क्या आएगा? वी अपॉन आई। यहाँ आर एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। इस आर को क्या कहते हैं? विद्युत, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। फिर उसके आगे देखेंगे ओम के नियम का उद्गम कहाँ से हुआ। तो ओम के नियम का उद्गम देखेंगे। उद्गम के लिए आपको क्या कर लेना है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, अगर मान लो ये कोई चालक है, अब कोई चालक में प्रवाहित विद्युत धारा लेनी है आपको, क्या करना है? कोई एन आवेश है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और इन काट का क्षेत्रफल ए है, उपवन वेग वीडी है और प्लस से माइनस तक वी विभव है। क्या है? वी विभव। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा? कुल आवेश, कुल आवेश बटे समय। कुल आवेश को क्या लिया गया? क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, समीकरण 1 नाम दिया गया। फिर क्यू बराबर एन भी लिख सकते हैं, अनेक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कुल आवेश बराबर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू आयतन। फिर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है क्यू बराबर एन ई या एल, एल होगा एकांक आयतन, आयतन लिया जाएगा तो एक समय टी बराबर दूरी बटा वेग, टी बराबर एल अपॉन वी डी। एल अपॉन क्या आएगा? वी डी। टी बराबर एल अपॉन वी डी। समीकरण 1 में मान रख देने पर क्यू का मान रख देने पर है एन ए एल ई अपॉन क्या आएगा? एल इंटू वी डी। एल से एल चला जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या आएगा? एन ई ए वी डी। क्या आएगा? एन ई ए वी डी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? वी डी बराबर ई ई टो अपॉन क्या आएगा? एम का मान रख देंगे। वी डी में एन ई ए ई ई टो अपॉन एम मान रख दिया है। कुछ इस प्रकार मान रखेगा। फिर उसमें क्या करेंगे? एन ई स्क्वायर ए ई टो अपॉन एम, ये आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ए ई को बाहर ले लेंगे। ए ई क्या होगा? ए ई को बाहर लेने पर ई का मान वी अपॉन एल रख देने पर क्या रखेंगे? एन ई स्क्वायर ए का मान वी अपॉन एल ई इंटू टू। ई का मान रखा है तो ए इंटू टू। फिर क्या करेंगे? एन ई टू ए वी अपॉन एल रख दिया।
ए अपॉन एल को क्या रखा जा सकता है, ए अपॉन एल की जगह, ए अपॉन एल की जगह एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर तो आई की जगह तो यहाँ पर रख दिया है आई अपॉन वी, यानी वी को इस तरफ भेजा है आई अपॉन क्या वी, तो यहाँ बचेगा एन ई स्क्वायर तो अपॉन एन ई स्क्वायर तो अपॉन एम और ए एल, यहाँ पर ये बचा है। अब इसको उल्टा कर दिया है, वी अपॉन आई कर दिया है, क्या कर दिया गया वी अपॉन आई, तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर तो इंटू ए, इस प्रकार रखा गया है। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम रो का मान होता है एम एन ई स्क्वायर तो ये होता है, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्या आएगा रो एल अपॉन ए। यहाँ एम ई इलेक्ट्रॉन नियत है, तो एवं एन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, रो एल अपॉन ए बराबर प्रतिरोध आर के बराबर होगा, तीनों पर निर्भर करता है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध रो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर फिर कुछ और देर का देखना किस प्रकार है, ये थी ओम के नियम की उत्पत्ति, कुछ ज्यादा नहीं था, यही क्रिया करनी है, गणितीय बीज गणितीय योग है जो आपको करना है। उसमें आगे देर का ए बराबर क्या होता ई ई अपॉन एम, फिर क्या था वी डी बराबर क्यू ई तो अपॉन एम, कुछ इस प्रकार था, क्यू ई यानी क्यू की जगह ई भी लिख सकते हैं, ई तो अपॉन एम, ये भी था। फिर क्या था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये भी था। फिर वी डी का मान रखने पर एन ई ए ई तो अपॉन एम, यही था। एन ई कैपिटल ई की जगह क्या रखना था वी डी, वी अपॉन डी या वी अपॉन एल, फिर ये आएगा क्या आएगा रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर तो ओम का नियम, किसी भौतिक अवस्था में ताप दाब तनाव पर चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती वी समानुपाती आई वी बराबर आई आर, जहाँ आर समानुपाती नियतांक जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, एम वन एल टू टी माइनस थ्री प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध आर की विमा क्या होगी एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, कुछ इस प्रकार थी। फिर उसके आगे धारा प्रवाह में विरोध करने वाले कारक प्रतिरोध कहलाते हैं, प्रतिरोध भी अधिक राशि है, प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई, यानी जिसका प्रतिरोध आर का मान मात्र क्या यानी मात्र क्या होता है ओम होता है, स्टेट ओम भी होगा। फिर एक ओम की परिभाषा अगर है, यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टता 1 वोल्ट करने पर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। फिर उसके बाद प्रतिरोधकता या प्रतिरोध की निर्भरता बतानी, फिर क्या बतानी है प्रतिरोध की निर्भरता, ओम के नियम के बाद प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे किस प्रकार है, किस पर निर्भर करता है किस पर नहीं करता है, तो प्रतिरोध की निर्भरता देखनी है आपको। बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता पर। तो प्रतिरोध की निर्भरता किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, दूसरा तापमान पर, तीसरा किस पर करेगा दो पर ही करता है, तो देखना पहले चालक की लंबाई पे, चालक पर प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध की निर्भरता निर्भरता चालक का प्रतिरोध आर समानुपाती होता है एल के, समझ में आ रहा है।
चालक का प्रतिरोध चालक के काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की क्या होगा, लंबाई के समानुपाती होगा, और चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रम। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होगा। फिर दूसरा है क्या, दूसरा है तापमान। चालक के लिए प्रतिरोध का मान तापमान के समानुपाती होगा। तापमान के समानुपाती होगा क्या, प्रतिरोध। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। उसके बाद कुछ पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर निर्भरता या विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए। फिर कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एन गुणा करने पर कोई अच्छी बात नहीं, आर एन गुणा स्क्वायर गुणा हो जाता है। फिर है लंबाई के अनुदिश सर्वसम टुकड़े। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध, मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम इंटू मीटर है। रो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला होगा। आर ए एकांक क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल ही होगा, एकांक लंबाई। फिर रो बराबर आर, जब चालक का काट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 1 मीटर हो तो तार का प्रतिरोध भी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर उसके बाद निर्भरता ताप पर यानी प्रकृति पर या ताप पर। 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल व 1 मीटर लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध रो व प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता। चालकों के लिए एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तापमान बढ़ाने पर ये सभी नियत रहेंगे। फिर टो का मान कम कर देने पर यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर इन सभी का मान क्या होगा, कम होगा। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विश्रांति काल का मान घट जाता है, अतः टकराव की संख्या बढ़ जाती है, तो फलस्वरूप प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। फिर उसके बाद अर्धचालकों के लिए, उसके बाद क्या है, अर्धचालकों के लिए। तो अर्धचालकों में देखना, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर टोका घटता है, इसके कारण प्रतिरोधकता रो बढ़ती है, परंतु ताप वृद्धि के कारण आवेश वाहकों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोधकता घटती है। फिर उसके बाद कुचालकों के लिए क्या है, कुचालकों के लिए इन पर ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुचालकों के लिए रो टू बराबर रो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, कुछ इस प्रकार आएगा, डेल्टा रो अपॉन रो 1 बटा रो 2, एल्फा का मान आ जाएगा। फिर प्रतिरोधों में फिर क्या है, मानक प्रतिरोध का, मानक प्रतिरोध एमीटर का तार होता है, विभव मापी का तार, वोल्टमीटर का तार होता है, मीटर सेतु का तार इन्हीं धातु से बना होता है। मैग्नीनिन और कॉन्स्टेंटन समानुपाती अल्पांश यानी अति अल्प, नाइक्रोम आदि के होते हैं। मानक प्रतिरोध ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं जिनके लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान अति अल्प हो। ताप गुणांक का मान बिल्कुल भी कम होना चाहिए। उसके बाद है मानक प्रतिरोध। उसके बाद क्या आता है, एक टॉपिक आता है मानक प्रतिरोध। मानक प्रतिरोध दो प्रकार का होता है, तार आबद्ध और कार्बन प्रतिरोध। क्या होता है, तार आबद्ध, आबद्ध। दूसरा होगा मानक प्रतिरोध। दूसरा कौन सा होगा, मानक। ये तार से बने होते हैं, इनका मान 1 ओम से कुछ यानी 1 ओम से कुछ 100 ओम तक होता है। ये भारी होता है, महंगा होता है, असुविधाजनक होता है। जबकि कार्बन प्रतिरोध, ये कार्बन से बने होते हैं, इनका मान 1 ओम के कुछ अंश तक होता है। ये सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। अब इसके बाद आगे हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में बाद में।